ओके। हम्म। साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनम तृणं न खादन्नपि जीवमानं तद्भागधेयं परं पशूनाम्। जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज, मातेश्वरी हिंदी का जिज्ञासु विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आज की इस बेहतरीन सी कक्षा के लिए। आज हम उसने कहा था कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। 1915 में यह प्रकाशित हुई थी। ये हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ऐसी प्रारंभिक कहानियों में आती है जो तब की मतलब प्रतिष्ठित कहानी है। प्रारंभिक दौर की कहानियां बहुत सशक्त नहीं थी, बहुत प्रबल नहीं थी, बहुत सुदृढ़ नहीं थी, सुगठित नहीं थी, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह कहानी उसने कहा था उन सभी मापकों को पार करते हुए सीमा को लांघती है और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी बनती है। ये कहानी है जिसमें सबसे पहली बार पूर्व दीप्ति पद्धति का भी प्रयोग किया गया था। कहने का मतलब यह है कि इस कहानी में फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया था। फ्लैशबैक पद्धति क्या होती है बेटा? फ्लैशबैक पद्धति का मतलब ये है, जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हैं ना कि अभी यहाँ प्रेजेंट का सीन चल रहा है, तुरंत उसे कुछ याद आ गया, अरे ऐसा हुआ था। तो ये जो ऐसा हुआ था, यही क्या है बेटा? फ्लैशबैक पद्धति है। ठीक है ना? माय फेवरेट स्टोरी कौन कह रहे हैं? सतीश कुमार कह रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा सतीश, बहुत बढ़िया। कहानी सच में ही बहुत अच्छी है। और आपके सिलेबस को अगर मैं रिकॉल करूं तो हाँ, आपके सिलेबस में शायद सबसे अच्छी कहानी मैं इसे कह सकता हूं। खासकर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो सबसे पसंदीदा रचना इन सब में से लगेगी, वो उसने कहा था ही शायद आपको सबसे फेवरेट लगती होगी आप लोगों के सिलेबस में। जी, कौन कौन जुड़े हुए हैं? करण कुमार जी जुड़े हुए हैं, सुहानी कुमारी जुड़ी हुई हैं, और प्रिया कुमारी हैं, और सतीश कुमार हैं। और कौन कौन है भाई? जल्दी जल्दी से एक बार मैसेज करो, जल्दी से मैसेज कर दो। बाकी मैं क्षमा चाहता हूं कल के लिए। कल शाम आपकी क्लास होनी थी 4 बजे से। मैं कल आपकी क्लास नहीं ले पाया था। उसका कारण ये था बेटा, कल मेरे पूरी बॉडी में ना अचानक वो जैसे दाने दाने से होता है, मगर दाने नहीं थे वो। कैसे समझाऊं मैं उसे? अलग से एक छोटे छोटे से बुलबुले 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 से हो गया था, जिनमें बहुत ही ज्यादा खुजली खुजली सी लग रही थी। कोई छोटा कोई बड़ा दाना कह सकते हैं, कुछ ऐसा इस टाइप का हो गया था। तो उसमें बहुत ज्यादा खुजली 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 हो रही थी। फिर मैं गया हॉस्पिटल और 2 इंजेक्शन लगवा के लाया। और इंजेक्शन ऐसे लगाए उसने कि उसने मेरे सर को हिला के रख दिया एकदम पूरा। हालांकि मैं 1 डेढ़ बजे तक आ गया था और 4 बजे आपकी क्लास होनी थी। अ, हाँ, तो करीब 2 बजे के आसपास मैं सो गया, कि मैंने सोचा चलो थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर थोड़ा आराम मिलेगा। अगर ताकत मुझे रही तो मैं क्लास करवाऊंगा 4 बजे वाली। 3:30 बजे उठा तो लगभग ठीक अवस्था में था, लेकिन फिर भी ये था कि यार वैसी वाली एनर्जी तो नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि रहने ही देते हैं। जी। ओके, स्लाइड मैप। स्लाइड मैप। स्लाइड मैप में दिक्कत आ रही है? अच्छा, स्लाइड मैप मैंने गलत लगा दिया क्या? ओके ओके ओके। जी जी जी। तो इस कारण से बेटा वो क्लास कल नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आइए, तो बेटा प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन को। हमेशा की तरह तिरंगे को सलाम करते हुए आज के इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे, और कमेंट सेक्शन जय हिंद से भर दीजिए। कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद ही
नजर आना चाहिए। जय हिंद से गुंजायमान हो जाना चाहिए ये पूरा का पूरा सेशन। जी जी, आर यू फाइन सर? हाँ बेटा, अब ठीक हूँ, अब ठीक हूँ। कल ही लगभग लगभग ठीक हो गया था, जब उसने इंजेक्शन वगैरह लगाए तो उसके बाद खैर दवाइयां अभी और चली। दवाई से याद आया, मैंने अभी की दवाई नहीं खाई, अभी क्लास चलते में ही अभी मैं खा लूंगा यार, वरना मैं भूल जाऊंगा। अभी अभी मुझे ध्यान था दवाई खानी है मुझे, फिर मैं भूल गया। हाँ, 10 दिन की दवाई दी है उसने, छोटी छोटी सी, कि भाई एक ही गोली दी है, 10 दिन तक वो खाने के लिए दी है, तो वो है। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं उसने कहा था कहानी, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। आइए इसे हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? सबसे पहली बात तो बेटा आपको ये याद रखनी होती है कि ये जो रचना है उसने कहा था, इसके लेखक कौन है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी होती है पूरे चैप्टर से, तो वो है लेखक का नाम, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जन्म कब हुआ बेटा इनका, तो 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था, और 12 सितंबर 1922 को इनका देहांत हो गया था। एक बार ये बुक में चेक करके बताना बेटा, ये 1922 ही है क्या? हम्म, ये एक बार मृत्यु वाला एक बार चेक करके बताओ यार। 1922 इतना कम साल रहा था क्या इनका? 1915 तक तो इनकी कहानियां हैं, उसके बाद से इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। एक बार किताब में चेक करके बता दीजिए बेटा। हम्म, देखिएगा, जन्म स्थान की बात करेंगे बेटा, तो जन्म स्थान है जयपुर, और यानी कि राजस्थान, जयपुर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन मूल रूप से ये जयपुर के नहीं थे। मूल रूप के कहां से थे, तो बेटा ये गुलेर नामक ग्राम, जो कि जिला कांगड़ा में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। मूल निवासी तो ये हिमाचल प्रदेश के थे बेटा, लेकिन जन्म कहां हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था। 12 सितंबर 1922, ये वाला आपसे मैंने कहा कि एक बार आप चेक करके बताएंगे, ठीक है ना। और जन्म तो ठीक है, अच्छा 1922 ठीक है ना बेटा? यस सर, यही है, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर बेटा मृत्यु इनकी 1922 में हुई है, और ये जन्म है इनका 7 जुलाई 1883। पिताजी हैं इनके पंडित शिवराम, ये इनके पिता का नाम है। और शिक्षा की बात कर लें तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास की। 1901 में, अब 1901 में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। ये सब इनकी कुछ कुछ पढ़ाइयां रही हैं, लेकिन यहां से कोई सवाल खास नहीं आता है, ठीक है ना। और अगर आ भी जाए तो इस तरीके के सवालों को छोड़ देना मैं उचित समझूंगा, क्योंकि आपके पास 100 सवाल होते हैं बेटा। कितने सवाल होते हैं? 100। 100 में से आपने 50 सवाल करने होते हैं। अब भाई किसने कहां से बीए किया, किसने कहां से एमए किया, ये एक एक बात याद कर पाना थोड़ा कठिन काम है। और कितना याद करे कोई व्यक्ति, कोई मेमोरी कार्ड तो है नहीं, ठीक है, मेमोरी कार्ड तो है नहीं कोई कि हमारे अंदर ऐसा मेमोरी कार्ड लगा है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसे प्रश्न जो आसान आसान आपको लगते हैं वो वाले ध्यान रख लीजिए, वरना इनको छोड़ सकते हैं। हिंदी व्याकरण में आपको इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि बेटा करीब करीब 50 प्रश्न तो हिंदी व्याकरण के ही आते हैं, तो यहां आपको छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम निकाल जाओगे 50 क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। हिंदी व्याकरण मैं कह रहा हूं आपको, विश्वास दिला रहा हूं बेटा, ऐसा पढ़ाऊंगा हिंदी व्याकरण, आप बस मेरे अनुसार पढ़ के एक आध बार रिवीजन कर लेना, उसके बाद हिंदी व्याकरण का कोई सवाल आप गलत करके नहीं आओगे। आपको 85 सवाल तो करने हैं ना, नहीं भी तो 100 में से 80 सवाल ऐसे होंगे जिनका आप सीधे सीधे उत्तर दे पा रहे होगे। आपको ये चुनना होगा कि मैं कौन से 50 का उत्तर दूं, ऐसी कंडीशन होगी। इसलिए ऐसे प्रश्नों को हम छोड़ सकते हैं। वृत्ति की बात करें, लेकिन मैं बताऊंगा कहां कहां जरूरी चीजें हैं, वो वाली तो याद रखनी होंगी बेटा। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर ये मेयो कॉलेज में गए थे। ये वाली बात आई थी बेटा, ठीक है ना, ये पेपर में आई हुई है पहले भी। और ऐसी बात, ये जो मेयो कॉलेज के
मेयो कॉलेज में ये गए थे अभिभावक बनकर जयसिंह के, तो ये बात किसी और के बारे में आई ही नहीं है आपके पूरे सिलेबस में। भाई बीए तो सबने किया, एमए सबने किया, तो वो वाली चीज याद रखनी कठिन हो जाती है, किसने कहां से किया, कौन से सन में किया। लेकिन ये बात केवल इन्हीं के संबंध में, तो इसे आप याद रख सकते हैं। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग, खेतड़ी राजस्थान में ही पड़ता बेटा, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर ये कहां गए थे, तो मेयो कॉलेज में गए थे। ठीक है ना, ठीक है बेटा। तुम लोग बातचीत थोड़ा फालतू कर रहे हो, मैं चैट आपकी ऑफ कर रहा हूं ताकि आप केवल समझने पर ध्यान दो और बाकी के ये फालतू बातों में ध्यान ना दो। ठीक है ना, मैं थोड़ी थोड़ी देर में चैट खोल दूंगा और फिर आप लोगों से पूछ लूंगा, कोई डाउट है तो बताइए, ताकि आपको इसका सर्वोत्तम फायदा मिल सके। जी, यहां तक की बात हुई। आगे देखिएगा बेटा, संपादन की बात कर लें तो उन्होंने समालोचक पत्रिका का संपादन किया था, ये वाली चीजें याद रखनी होंगी। ठीक है ना, इन्होंने समालोचक और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया था, इस वाले को याद रखना। इनमें से भी समालोचक ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा? समालोचक ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नागरी प्रचारणी काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका कम महत्वपूर्ण है, लेकिन समालोचक अति महत्वपूर्ण है बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, यही वाला बात, ये बात हमने आधे से छोड़ दी थी। ये मेयो कॉलेज में मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए, फिर जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक रहे, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे, इस बात को भी याद मत कीजिएगा। अब हो सकता है कोई भाई एग्जामिनर देना चाहे तो दे सकता है यहां से सवाल, लेकिन हम कितना याद करेंगे, तो ऐसे फैक्ट को, इस तरीके के फैक्ट को याद ना करें। आगे कह रहा है, अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद नंदी पीठ के ये प्रोफेसर रहे थे। एक दो बार पढ़ लीजिएगा, अगर ध्यान आए तो बढ़िया है, वरना मैंने आपको वादा दिया है ना, मैं ग्रामर ग्रामर से ही आपके करीब करीब 40 सवाल तो करवा दूंगा कंफर्म वाले। 10 एक सवाल यहां से कर लो, 50 आपके पूरे हो जाते हैं। बाकी लिखित सवाल यहीं से आते हैं, लेकिन वो इस वाले अंश से नहीं आते, वो कहानी से आएंगे, वो आप कहानी के माध्यम से लिख पाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, रचनाएं, ये वाला अंश महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आ सकता है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो बेटा सुखमय जीवन जो रचना है ये कहानी ही है। ठीक है, सुखमय जीवन कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही, ये महत्वपूर्ण है। सन याद मत रखिएगा। बुद्धू का कांटा की बात करेंगे तो बेटा बुद्धू, ये बुद्धू है, बुद्धू, बुद्धू का कांटा, ये भी इन्हीं की कहानी है, और इसका भी सन याद मत रखिएगा। इसके अलावा उसने कहा था, कौन सी रचना है? उसने कहा था, इसका सन जरूर याद रख लेना, क्योंकि यही तो आपके सिलेबस में लगी हुई है ना बेटा, इसलिए सन आप किसका याद रखेंगे? उसने कहा था का आप सन भी याद रखेंगे। बाकी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, सुखमय जीवन, बोलिए सुखमय जीवन, जल्दी से बोलिए, क्या बोलेंगे? सुखमय जीवन। अगला है बुद्धू का कांटा, रिपीट कीजिए, बुद्धू का कांटा। अगला है बेटा उसने कहा था, जो कि 1915 में प्रकाशित हुई थी, तो बोलिए उसने कहा था 1915। आगे देखिएगा, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन इन्होंने किया। कछुआ धर्म मारेसी मोही को उठाओ, ये वाली बात महत्वपूर्ण नहीं है कि प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, ये वाली बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है यहां से? कछुआ धर्म, ये देखिएगा, कछुआ और धर्म, ये एक ही है बेटा, ये निबंध है इनका। मारेसी मोही कुठाव, ये भी इनका निबंध है, और इसी तरीके से पुरानी हिंदी, ये भी महत्वपूर्ण इनका निबंध है। बाकी निबंध तो और भी है, भारतवर्ष है, डिंगल है, संस्कृत की टिप्पणी है, देवानाम प्रिय है, आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। हो सके तो ये देवानाम प्रिय, ये वाला भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी ऊपर के तीन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कोठाव और पुरानी हिंदी, ये तीन इनके निबंध है। ठीक है, ये तीन बेटा इनके प्रसिद्ध निबंध हैं, यहां से भी सवाल आ सकता है। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित हैं। अंग्रेजी में ए पोएम ऑफ भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि इनके निबंध हैं। ठीक है, ये वाली बातें महत्वपूर्ण नहीं है, इन्हें आप लोग छोड़ दीजिएगा।
ये वाली बातें महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। मेमोरी कार्ड आप नहीं है कि आप एक एक चीज याद कर लेंगे, आप सधी हुई बातें याद कीजिए जो आपकी काम की है। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी, ठीक है, ये हो गया। अब बेटा एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको यहां से याद क्या क्या रखना है। जो देखो लेखक परिचय से हम वही चीजें याद रखेंगे। देखो याद करने को तो आप कितना याद कर लीजिए, ज्ञान जो है वो सागर है, समुद्र है, ठीक है। तो लेकिन हम अभी परीक्षा के बिंदु से देखेंगे कि परीक्षा में क्या क्या शॉर्ट शॉर्ट आएगा। एक तो बेटा लेखक का नाम गलती से भी मत भूलना, उसके घर का पता भूल जाना तुम, उसका मोबाइल नंबर भूल जाना, उसका इंस्टाग्राम आईडी भूल जाना, लेकिन बेटा लेखक का नाम मत भूलना, ठीक है। इसके अलावा जन्म और निधन से प्रश्न आता है, कोशिश कीजिएगा कि जन्म और निधन भी याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा जन्म स्थान ये पूछा जा सकता है बेटा, मूल निवास ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। पिता का नाम ये पूछा जा सकता है। इतनी बात हुई। इसके बाद शिक्षा से प्रश्न आने की आ जाए तो आ जाए, लेकिन शिक्षा वाले को याद मत करो, आप केवल यहां से इन 5 पॉइंट को याद रखेंगे। इसके बाद बेटा ये वाला कुछ याद मत रखो, ये वाला याद रखना, ये 1904 में जयपुर दरबार, ये वाला पॉइंट 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखिएगा यहां से। इसके बाद ये वाला है, फिर ये बीच का अंश आप डायरेक्ट छोड़ देंगे, ये जो है बस इतना आपको याद रखना है, उसके बाद की खास जरूरत नहीं है। बाकी समालोचक और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, ये बात यहां से महत्वपूर्ण थी। इनकी रचनाएं 3 कहानियां इनकी प्रसिद्ध हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा। इन दोनों का सन आपको याद नहीं करना है, आगे देखिएगा। उसने कहा था कहानी का आपको सन भी याद करना है, ठीक है। अब कछुआ धर्म, मारेसी मोही कोठाव और पुरानी हिंदी, ये 3 इनके निबंध हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर संभव हो तो देवानाम प्रिय को भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा यहां नीचे से बेटा कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा नीचे कुछ भी याद मत रखना, और ये हो गया है पूरा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। बेटा यही थे शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको बताया ना कि ये आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इतना ही याद करना। अब अगर जब आप इसको लिखोगे, अगर कॉपी का एक पन्ना मैं ले लूं ऐसे, अगर एक पेज में ऐसे ले लूं, मेरे ख्याल में जितनी मैंने ये बातें बताई, ये इतने से पेज में आ सकती है बेटा, आ सकती है कि नहीं, इतने से पेज में आ सकती है। यही होता है शॉर्ट नोट्स। और जो कहानी का सार है, कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कहानी के जो पात्र इत्यादि हैं, वो इतने से पेज में आ जाने चाहिए। एक कहानी उसने कहा था, ये पूरा पूरा एक पेज में कंप्लीट कर डालो, बस हो गया मैक्सिमम, ठीक है ना, एक पेज ही लगना चाहिए इसमें। ये होते हैं शॉर्ट नोट्स, समझ पा रहे ना बात को। शॉर्ट नोट्स में पूरी कहानी नहीं लिख देनी होती कि आप पूरी किताब को ही दोबारा से छाप रहे हैं, उसे शॉर्ट नोट्स नहीं कहते बेटा, वो शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं, वो शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं, ठीक है जी। आ यहां तक बात समझ में आ गई सभी के, एक बार बताइए, यहां तक बात सभी के समझ में आ गई। यहां तक सभी के बात समझ में आ गई। क्या कह रहे हैं सर, सर प्रसाद के मतलब क्या होता है, किसका प्रसाद, प्रसाद सर कल क्लास क्यों नहीं हुआ था, बताया बेटा मैंने क्लास की शुरुआत में जी। बेटा एक शब्द तो होता है प्रसाद, एक शब्द होता है प्रासाद। मैं दोनों का ही अर्थ बता देता हूं, मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है आप कौन से वाले शब्द का अर्थ पूछना चाह रहे हो। ये जो प्रसाद है बेटा, ये तो जो ईश्वर को चढ़ाया जाता है, ईश्वर को चढ़ाया गया भोज, चढ़ाया गया भोज इत्यादि, भोज इत्यादि, वो इसमें आता है प्रसाद। उसी का जब हम सेवन करते हैं, उसी को जब हम प्राप्त करते हैं, वो प्रसाद कहलाता है। और ये जो प्रासाद है, इसका मतलब होता है बेटा महल,
इसका मतलब होता है महल। आशा करता हूं इन दोनों में से ही कुछ आप पूछना चाह रहे थे। हम्म। सर क्या मेरा चैट ब्लॉक है, प्लीज रिप्लाई मी। नहीं है बेटा, अगर चैट ब्लॉक होता तो यहां दिखता कैसे। सर लेखक को इस पे स्किप करते हैं, बिल्कुल मत करो बेटा। अगर सारे लेखकों को स्किप कर दोगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा ना, जितना मैंने ये बताया आपको कि इतना ही पढ़ो। इतना पढ़ना बहुत कठिन काम नहीं है यार, इतना कर सकते हो तुम। मैंने ये थोड़ा ना कहा कि भाई ये भी याद करो, खोज की खाज भी इन्होंने किया, क्रियाहीन हिंदी भी। मत करो, जितना बता रहा हूं उतना करो। लेके मैं सारा आया हूं, कोई चाहे तो एक्स्ट्रा पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया इतना इतना ही पढ़ो, उतना ही पढ़ो बेटा। लेखक परिचय जो आप स्किप करना चाह रहे हो, बस इतना सा पढ़ लो जितना मैंने बता दिया, बाकी आप स्किप कर दो। जी सर, आपकी मूछें बहुत अच्छी हैं। अरे वाह, धन्यवाद। तो ये हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं, उसने कहा था कहानी की समरी की। ठीक है। ग्रामर और स्टोरी से नहीं होगा सर, नहीं होगा यार। क्योंकि ऐसा नहीं ना, अगर आपने ग्रामर पढ़ा तो बिल्कुल आप सारे ही प्रश्न सही कर दोगे तो नहीं बन पाएगी यार बात। इतना इतना पढ़ लो जितना मैं बता रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बता रहा ना आपको, कम कम ही बता रहा हूं। हाँ, अगर स्किप करना चाह रहे हो, अगर स्किप करना चाह रहे हो तो आप ये स्किप कर लो, जन्म मृत्यु या स्किप कर लो। क्योंकि जन्म मृत्यु में फिर सन दोबारा से परेशान करता है आपको। अगर करना चाह रहे हो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कम कम ही बताया, इतना याद कर लेना चाहिए आपको। आगे देखिएगा। अब आते हैं बेटा कहानी पर। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में थोड़ी ना आएंगे। बिल्कुल, वहां लेखक परिचय नहीं आएगा, वहां लेखक परिचय नहीं आएगा, वहां लेखक परिचय नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा। इसके बाद बेटा, उसने कहा था कहानी के पात्र। उसने कहा था कहानी के पात्र, कहानी के पात्रों की हम बात करते हैं। उसने कहा था कहानी के कौन कौन से पात्र हैं बेटा, बता सकते हो क्या आप लोग मुझे। कहानी तो सबने पढ़ ली होगी बेटा, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि कहानी पढ़ के आइएगा। जी सर, उनकी रचनाएं याद नहीं होती, पेपर में जाते जाते तक हो जाएंगे यार, अभी बहुत टाइम है। और लास्ट लास्ट में मैं तुम्हें मैराथन वगैरह देता हूँ, मैं एक ही चीज बार 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 पढ़ा देता हूँ। भूलना भी चाहोगे नहीं भूल पाओगे यार, याद कर लोगे। 60-70% चीजें तो याद हो जाएंगी, यहीं यहीं हो जाएंगी। बस तुम मेरी कोई भी क्लास स्किप मत करना, ठीक है ना। और थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहो, कभी कभी भूले भटके देखते रहो, हो जाता है याद यार। हम्म। देखिएगा, एक तो है बेटा इसमें पात्र लहना सिंह। लहना सिंह, लहना सिंह। लहना सिंह कौन है बेटा, तो लहना सिंह है सूबेदार। नहीं ये क्या है भाई, ये सूबेदार नहीं है क्या, ये सिपाही। सिपाही अभी मैं लिख रहा हूं, पर ये सिपाही से ऊपर किसी पोस्ट पे था, अभी हमें पता चल जाएगा। लहना सिंह, यही क्या है बेटा, इसका नायक है। हम्म, ठीक है। एक होता है बेटा इसमें हजारा सिंह, एक है इसमें हजारा सिंह, हजारा सिंह। और एक है सूबेदारनी, नाम नहीं आया उसका, सूबेदारनी। एक है बोधा सिंह, एक है हजारा सिंह। हजारा सिंह ऊपर आ गया। वजीरा सिंह एक है, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह, ठीक। हजारा सिंह ये क्या है बेटा, हाँ जमादार है ये, जमादार है। ये है बेटा जमादार, ये है जमादार। हजारा सिंह की बात कर लूं तो ये है बेटा सूबेदार।
हजारा सिंह क्या है? ये है सूबेदार। और सूबेदारनी कौन है? ये है बेटा इस कहानी की नायिका। ये इस कहानी की नायिका है। और बोधा सिंह कौन है? ये सूबेदार, सूबेदार, सूबेदारनी का बेटा है, का बेटा है। वजीरा सिंह कौन है? ये विदूषक है। विदूषक, जो सबको हंसाता है वो है बेटा विदूषक। ठीक है, ये है विदूषक। अब देखिएगा, ये तो है बेटा इस कहानी के पात्र, ये तो हुए इस कहानी के पात्र। अब अगर मैं ये बात करूं कि इस कहानी में हुआ क्या था, इस कहानी में हुआ क्या था, ये देखिएगा बेटा। सबसे पहले कहानी शुरू होती है लहना सिंह से। लहना सिंह जो है ये एक परचून की दुकान पर कुछ सामान खरीदने जाता है। वहीं इसको एक नायिका दिखती है, एक लड़की दिखती है। ये नायक है लहना सिंह। दोनों का आंखों का मिलन होता है, नेत्रों का मिलन होता है। और लहना सिंह पूछता है कि तुम यहाँ किसके यहाँ आई हो, तो बताती है। इसी तरीके से फिर वो पूछती है इससे, आप कहाँ आए हो। दोनों का ही गांव नहीं बेसिकली, यहाँ दोनों ही अपनी रिश्तेदारी में आए। तो इन दोनों की आपस में ऐसे ही बात हुई। फिर जो दुकानदार था वो फ्री हो गया, वो किसी और से बात कर रहा था तब तक, किसी और कस्टमर से। फिर वो फ्री हो गया। अब जब वो फ्री हुआ तो उसके बाद उसने दोनों को सामान दिया और दोनों घर को चले गए। तो लहना सिंह ने पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? एक शब्द आता है इसमें, कुड़माई। कुड़माई हो गई क्या? क्या पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? कुड़माई का मतलब है बेटा सगाई हो गई क्या। अरे तेरी सगाई हो गई क्या, ऐसा वो पूछता है। कौन पूछता है बेटा? लहना सिंह पूछता है। और वो मुस्कुराकर चली जाती है, कहती कुछ नहीं है, हुई नहीं हुई कुछ नहीं कहती, और चली जाती है मुस्कुराकर। ऐसे ही कभी कभी 2-3 दिन बाद वो फिर से दुकानों में मिल जाया करते थे, क्योंकि कोई को सामान लेने आ रहा है, वो को सामान लेने आ रहा है, तो दोनों आपस में मिल गए, मिले। ऐसे ही बातचीत चली। फिर से लहना सिंह पूछ लेता था कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, तेरी कुड़माई हो गई क्या। वो जवाब कुछ नहीं देती थी तब भी। अब ऐसे ही और उनका कभी कभी मिलन हुआ, कभी कभी मिले वो। तो फिर एक दिन पूछा लहना सिंह ने, अरे तेरी कुड़माई हो गई क्या, तेरी सगाई हो गई क्या। तो वो जो नायिका है वो क्या कहती है? देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ शालू। क्या कहती है? देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ शालू। हाँ, हो गई मेरी कुड़माई, हो गई मेरी सगाई। अब भाई लहना सिंह का दिल टूट जाता है। लहना सिंह भाई एकदम परेशान। हर जाते जाते वो किसी का दूध गिरा जाता है, किसी वैष्णवी से भिड़ जाता है, किसी सब्जी वाली वो सब्जी का ठेले वाले का ठेला पलट देता है, कुत्ते को पत्थर से मार देता है। ऐसे ऐसे वो पहुंचता है। इस कहानी में टोटल 5 अंक हैं। 5 अंक, 5 भाग हैं इस कहानी के। ठीक है। और ये क्योंकि भारत तब अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेजों के गुलाम होने के कारण अंग्रेजों की तरफ से ये लड़ने गए थे। गए कौन से देश में थे? तो फ्रांस में लड़ने गए थे। कहां लड़ने गए थे बेटा? फ्रांस में ये लड़ने गए थे, फ्रांस की तरफ से लड़ रहे थे। क्योंकि अंग्रेज और फ्रेंच ये मिले हुए थे ना। तो फ्रेंच की तरफ से ये लड़ रहे थे। और युद्ध इनका किससे चल रहा था? तो युद्ध इनका चल रहा था जर्मनी से। युद्ध किससे चल रहा था इनका? जर्मनी से चल रहा था। और बेटा ये कब की बात है? ये जो पूरा युद्ध का समय था, ये था बेटा प्रथम विश्व युद्ध। कब का? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध।
ठीक है ना। हालांकि हम डायरेक्ट युद्ध पर पहुंच गए, हमने अभी कहानी को आगे बढ़ाया नहीं था। तो ऐसे ही जब उसने पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वो कह देती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ शालू। और फिर लहना सिंह बहुत परेशान हो जाता है। फिर समय बीतता है, समय बीतता है, वो उस बात को भूल चुका होता है। और लहना सिंह फिर सेना में भर्ती हो जाता है। ऐसे ही जब युद्ध होने वाला होता है, युद्ध के लिए पलटन को बुलाया जाता है फ्रांस में कि जाइए युद्ध करना है। तो जब लहना सिंह छुट्टी पर आया होता है, लहना सिंह को कॉल आता है कि जी आ जाइए युद्ध के लिए। और जो इनका सूबेदार था हजारा सिंह, वो कहता है कि मुझे भी लेते हुए चलना, मतलब साथ ही चल लेना ऐसा। अब भाई सूबेदार के ऑर्डर को तो मना करेगा नहीं, तो वो चला जाता है। सूबेदारनी उसे पहचान लेती है कि अरे ये तो वही है जिससे बचपन में मेरी बात बात हुई थी, पर मैंने भाव नहीं दिए थे इसको, ये वही है। तो फिर वो बुलाती है उसे और बात करती है कि याद दिलाती पहले उसे कि तब की बात याद है या भूल गए हो। अब लहना सिंह को भी याद आ गया कि अच्छा ये वही है। तो दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। वो ये कहती है कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ तुमसे मांगूंगी तो दोगे। लहना सिंह कहता है मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था, तुम मांगो ना मैं दूंगा। तो वो कहती है कि मेरे पति और मेरे बच्चे की जान बचा देना। मेरे पति यानी कि सूबेदार हजारा सिंह, और मेरे बच्चे यानी कि बोधा सिंह की जान बचा देना। मैं झोली पसार कर तुमसे ये मांगती हूँ। अब भाई लहना सिंह एकदम आशिक। लहना सिंह कह रहा बिल्कुल, वचन देता हूं तुम्हें, तुम्हारा पति और तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। ठीक है जी, वचन दे दिया। तो फिर जाते हैं युद्ध पर। युद्ध में जो ये बोधा सिंह है, जो ये सूबेदार और सूबेदारनी का पुत्र है, जो दरअसल लहना सिंह की ही प्रेमिका का पुत्र है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको ठंड लग जाती है। तो लहना सिंह अपना कोट भी उसे दे देता है, अपना कंबल वंबल सब सब कुछ त्याग कर देता है उसके लिए कि भाई ले, तू मेरी प्रेमिका का पुत्र है। वो अलग बात है कि मेरी शादी उससे नहीं हो पाई, लेकिन तू है तो मेरी प्रेमिका का पुत्र। हम्म। सर आवाज कम आ रही है? कम नहीं आ रही होगी यार। बेटा आवाज कम आ रही है क्या? अपने फोन से बढ़ा लो ना थोड़ा यार, मैं फ्लो में चल रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं चाह नहीं रहा हूँ कि बीच में मैं डिस्टर्ब हूँ। थोड़ा बहुत फोन से बढ़ा लो ना। क्रम भंग होता है तो वो जो एक लूप बना होता है ना, वो बिगड़ जाता है। आवाज ठीक आ रही है क्या? अगर कम ही आ रही है तो बताओ, फिर मैं कहता हूँ। जी। सर एग्जाम हो रहा है। अच्छा 11th के एग्जाम चल रहे होंगे ना अभी आपके? हाँ सर कम है पूरा। कम है क्या? कहता हूँ भाई, कहता हूँ जी। हितेश भाई थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो यार। हाँ बच्चे कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है, पर कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं सही आ रही है। देख लो थोड़ी सी बढ़ा दो। ओके ओके। जी ध्यान से देखिएगा। तो हम यहां तक थे, प्रथम विश्व युद्ध की बात है बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं था ये। एक बच्चा लिख रहा था 1940 से 44, ना ना ना, वो वैसे 1939 से शुरू हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध, लेकिन ये उसकी बात नहीं है, ये प्रथम विश्व युद्ध की बात है। तभी तो 1915 में कहानी प्रकाशित हुई ना भाई। अब द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी 1915 में कैसे प्रकाशित हो सकती है? कोई भविष्यवाणी थोड़ी क्या करेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध की कहानी है। अब ये जब युद्ध में जाते हैं तो बोधा सिंह का ये बहुत ध्यान रखता है, और जो सूबेदार है उसको भी बचाता है, हजारा सिंह को भी। ये लहना सिंह के घाव लग जाता है। हजारा सिंह इससे कहता है कि तुम भी चलो गाड़ी में, पट्टी वट्टी करवा देंगे। वो कहता है लहना सिंह कि मैं सुरक्षित हूं, आप बस इतना कहना
सूबेदारनी से कि उनसे जो मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा किया है, बस इतना उनसे कह देना। तो हजारा सिंह कहता है कि अरे तुम मिलोगे ना तो तुम खुद ही कह देना। लहना सिंह कहता है नहीं, आप कह देना, क्योंकि लहना सिंह को पता है वो मरने वाला है, उसके गोली लगी है बहुत तगड़ी, पेट में भी घाव हो गया है, उसके जांग में भी घाव हो गया है, नहीं बचने का, इसलिए वो कहता कह देना। ठीक है जी। फिर ये चले जाते हैं और लहना सिंह की ऐसे ही मृत्यु हो जाती है। अंतिम में वो कहता है, याद करता है कि उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था। किसने कहा था भाई? किसने कहा था? नायिका ने। तो ये बताइए, अगर ऐसी ही बात होती, अगर आप लहना सिंह की जगह होते, तो क्या आप अपनी प्रेमिका के पति और अपनी प्रेमिका के पुत्र की रक्षा करते? क्या आप ऐसा प्रेम कर सकते हो? क्या प्रेम का ऐसा त्याग संभव है आपके लिए? बताइए। सेम लड़कियां भी बता सकती हैं कि आपका जो प्रेमी हो, प्रेमी की रक्षा, कल को अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो, प्रेमी की रक्षा करनी है और प्रेमी के पुत्र या प्रेमी की पत्नी की रक्षा करनी है, तो क्या आप कर पाएंगी? संभव है? कोई है ऐसा जो करेगा? नहीं सर, नहीं ना, कभी नहीं। उसने हमें बुला दिया, देखेगा, देखेगी मेरा इंतकाम। हाँ सर, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह इसका भांजा था, कीरत सिंह, भतीजा, भतीजा, कीरत सिंह भतीजा है। कीरत सिंह कौन है बेटा? सूबेदार का भतीजा है ये, इसका लहना सिंह का भतीजा है। लहना सिंह मुख्य पात्र, तो सारे रिश्ते उसी से बनाए गए हैं, ये भतीजा है। नेवर नेवर नेवर, मुश्किल है जी, कभी नहीं। तो ये था, लहना सिंह लाखों में एक था। कोई नहीं है सर जी। हाँ भारत के लिए कर दूंगा, हाँ भारत के लिए करना तो यार लाजमी बात है। ये था बेटा, हाँ ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। ये थी कहानी। अब इस कहानी का सारांश मैं एक बार आपको बता चुका हूं, अब पुनः इसका सारांश आपको बताने जा रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा। हम्म, देखिए 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 जी। तो उसने कहा था, कहानी की हम बात कर रहे हैं, उसने कहा था शीर्षक कहानी किसके द्वारा लिखे थे बेटा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। जो भी आपके सिलेबस में कहानियां लगी हुई हैं, मैं एक होमवर्क आपको आज देना चाहूंगा। और जैसे ऑफलाइन की क्लास होती है ना बेटा, हम जो शिक्षक हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ कार्य देते हैं और आप उसे करके आते हैं होमवर्क के रूप में। तो एक होमवर्क आपको दूंगा, तो क्या आप इस होमवर्क को करेंगे? मुझे बताइएगा, क्या आप इस होमवर्क को करेंगे? हम्म? एक होमवर्क आपको दे रहा हूं कि जो भी रचनाएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, चाहे वो गद्य खंड की हो, चाहे वो कौन से खंड की बेटा? गद्य खंड की हो, चाहे वो पद्य खंड की हो, चाहे वो प्रतिपूर्ति हो, प्रतिपूर्ति, इनके लेखकों के नाम, इनके लेखकों के नाम याद करके आइएगा। कर सकते हैं इतना काम? हम्म, कर सकते हैं इतना काम? गद्य खंड, पद्य खंड और प्रतिपूर्ति में जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, इसका, इसके जो भी लेखक हैं उनके नाम आपने याद करके आने हैं अगली क्लास से पहले। जब मैं अगली क्लास की शुरुआत करूंगा, अगली क्लास कौन सी, शायद से पद है, तुलसीदास की या सूरदास की कोई रचना लगी होगी, तो वो मैंने आपको अगली क्लास में पढ़ानी है। उस दिन क्लास की शुरुआत से पहले मैं सारी रचनाओं के लेखकों के नाम आपसे पूछूंगा, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? ठीक है, बिल्कुल ओके कह रहे हैं। हाँ यस सर, पोल करवाइएगा, ओके ठीक है, डन हो गया। उस दिन मैं इनकी पोल करवाऊंगा, ये सबसे पहले मैं चेक करूंगा आपका कि आप लोग कितना याद करके आए हैं। ठीक है ना? अगली क्लास में, जो अगली क्लास सोमवार को 4 बजे होगी उसमें।
आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है। अमर इसलिए है बेटा क्योंकि 1915 में ये लिख दी थी। आज भी इतनी प्रचलित कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है, तो अमर तो हमें कहना ही चाहिए। आगे देखिए, जिसकी शुरुआत अमृतसर के, कहां से होती है इस कहानी की शुरुआत? तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 साल का लड़का, लहना सिंह कितने साल का था बेटा? 12 साल का लड़का एक 8 साल की लड़की को, ये मत कहना कि सर हम तो 16, 17, 18 साल के हो गए हैं, हमें तो आज तक कोई मिला नहीं। ये 12 और 8 साल वालों को देखो, प्यार प्यार के चक्कर में पड़े हैं। हमारी किस्मत ही क्यों इतनी फूटी थी? हुँ? तब का समय अलग था बेटा, ये 1914-15 है, और भी 10 साल पहले की बात रही होगी। मतलब एक कहानी के हिसाब से सोचे तो भाई, फिर वो फौज में भी तो लगा है, तो कम से कम ये समझो 1900 के आसपास की बात है जी। 12 वर्ष का लड़का 12 वर्ष का लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। कैसे बचाता है? वो उसे तांगे के नीचे आने से बचाता है। वो तांगे के नीचे आने वाली थी, वहां उसे बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई है? मंगनी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करता है? वो कुड़माई शब्द का प्रयोग करता है। बेटा भूलना मत, कुड़माई क्या है? कुड़माई का मतलब है सगाई, मंगनी। तेरी कुड़माई हो गई है। पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। लड़की क्या कहती है? धत, और भाग जाती है। ठीक है ना? आगे देखिएगा जी। अ, इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहां मिलते, और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता कि तेरी कुड़माई हो गई है? लड़का बार बार क्या पूछता? अरे तेरी कुड़माई हो गई है क्या? तेरी कुड़माई हो गई है क्या? तेरी कुड़माई हो गई है क्या? वो बार बार यही पूछता। तो कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है, कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है, तो वह लड़की कहती है कि हाँ, मेरी कुड़माई यानी कि मंगनी हो गई है। मेरी कुड़माई हो गई है। अरे देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ शालू, देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ शालू। इस बात से लड़का उदास हो जाता है। इस बात से लड़का उदास हो जाता है। आगे देखिएगा, तो इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। बाद में भूल गया होगा यार, बहुत समय बीत गया। तो फिर वो लड़का जब सेना में भर्ती हो जाता है, बात आगे आती है। देखिएगा, अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह। सेना में कौन कौन होता बेटा? सूबेदार हजारा सिंह और जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती हैं। कौन कौन है? हजारा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह। वजीरा सिंह के साथ इसका अच्छा दोस्ताना संबंध था। बाकी हजारा सिंह तो इसकी प्रेमिका का पति है, तो इसलिए भी वो इसकी इज्जत करता है। और दूसरी बात यह है कि हजारा सिंह जो है, ये इसका सूबेदार भी है, उच्च पद पर है, इसलिए भी सम्मान करता है। और बोधा सिंह का सम्मान इसलिए करता है, बोधा सिंह से प्रेम लाड इसलिए करता है क्योंकि ये इसकी प्रेमिका का पुत्र है। तो बोधा सिंह के बीच ये हजारा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती हैं। बोधा सिंह बीमार होता है। बोधा सिंह वहां ठंड लगने से बीमार हो जाता है, तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है, जितना संभव हो सके उतना ख्याल रखता है। आगे देखिएगा, एक बार की बात है जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर घूमने जाता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये बात बता भी चुका हूं मैं आपको पूर्व में, लेकिन पुनः बता रहा हूं। एक बार की बात है जब लहना सिंह कहां जाता है? सूबेदार हजारा सिंह के घर घूमने जाता है। तो सूबेदार की पत्नी पहचान जाती है। सूबेदार की पत्नी पहचान जाती है कि ये वही है जो जब मैं 8 साल की थी तब ये मुझे प्रपोज किया करता था। मतलब प्रपोज तो नहीं, पर पूछा करता था, लाइन तो मारता ही था कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या? कोशिश करता था बात करने की। तब मैंने इसे भाव नहीं दिए थे। या भाई अगर वो कह देती कि नहीं हुई है कुड़माई, तो ये कहता ना, कुछ बात तो रखता, पर वो धत्त कह के चली जा रही है। और फिर एक दिन आके कह रही हाँ हो गई। हद है यार। अरे सामने वाला इतनी कोशिश कर रहा है तुम्हारे लिए, बात तो कर लो। और अगर तुम्हें बात ही नहीं करनी थी, आज तुम्हें याद आ रही है जब तुम्हारे पति की और बच्चे की जान आज खतरे में है?
आज तुम्हें ध्यान आ गया, तब नहीं आया। हम्म। अगर तब तब हाँ कह दिया होता तो कहानी कुछ और ही होती। बोधा सिंह का वो ऐसे ख्याल नहीं रख रहा होता कि मेरी प्रेमिका का पुत्र है, फिर तो वो ये कहता कि मेरा ही पुत्र है। हम्म। आगे देखिए, बातचीत बहुत कर रहे हो यार तुम। आगे देखिएगा, सूबेदार की पत्नी पहचान जाती है कि वह वही लड़का है जो बचपन में मुझसे पूछा करता था कि तेरी कुड़माई हो गई है। लहना सिंह भी उसको पहचान जाता है, दोनों आपस में एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि ये वही है 8 साल की लड़की जिससे मैं पूछता था तेरी कुड़माई हो गई क्या। और सूबेदार ने भी पहचान जाती है कि ये वही है जो पूछा करता था तेरी कुड़माई हो गई क्या। ऐसा इनको ध्यान आता है। आगे देखिएगा, जब लहना सिंह उसके घर से जा रहा था तो सूबेदार की पत्नी लहना सिंह को बुलाकर कहती है कि मेरे पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह का ख्याल रखना, मेरे पति और पुत्र का ख्याल रखना, ऐसा वो उससे कहती है और उससे ये वचन ले लेती है। आगे देखिएगा, इंग्लैंड की ओर से सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह, दोस्त वजीरा सिंह, लहना सिंह के सभी लड़ने जाते हैं। ये सभी लड़ने जाते हैं और जर्मनी की सेना इन लोगों पर हमला कर देती है। कौन सी सेना? जर्मनी की सेना। ये फ्रांस में गए हैं इंग्लैंड की तरफ से लड़ने, इंग्लैंड की तरफ से फ्रांस में लड़ने गए हैं। मतलब इंग्लैंड और फ्रांस एक ही साथ थे ना, एक गुट में। तो लड़ किससे रहे? ये जर्मनी से लड़ रहे हैं और जर्मनी की सेना इन पर हमला कर देती है। लहना सिंह अपने जान पर खेलकर जर्मन सैनिकों को हरा देता है और इन लोगों की रक्षा करता है। लंबी कहानी है, इसको पढ़िएगा आप। तो उनकी हत्या कर देता है, उनको धूल चटा देता है। केवल लहना सिंह नहीं, लहना सिंह की यहाँ सूझबूझ भी काम आती है, क्योंकि इनकी जो पलटन है वो दूसरी तरफ को चली गई होती है। एक लप्टन साहब आते हैं बीच में, लप्टन साहब इन्हें भटका देते हैं, कहते हैं वहां हमला होने वाला है। जबकि लप्टन कौन था? तो जर्मन का ही एक कोई व्यक्ति था। तो पहले तो लहना सिंह लप्टन साहब को उड़ा देता है, उसके बाद फिर वजीरा सिंह को भेजता है कि जाओ जल्दी से सूबेदार को बुला के लाओ वापस, धोखा हो गया हमारे साथ। वहां से हजारा सिंह की पलटन वापस आती है और यहां से लहना सिंह ने मोर्चा संभाला होता है और जर्मन सैनिकों का खात्मा हो जाता है। तो इस तरीके से जर्मन सैनिकों को यह हराते हैं। युद्ध के दौरान हजारा सिंह, लहना सिंह और बोधा सिंह घायल हो जाते हैं। जब एम्बुलेंस लोगों को लेने आती है तो हजारा सिंह को भी लहना सिंह कह देता है कि आप जाइए, बोधा सिंह को भी भेज देता है, बोध सिंह नहीं है ये बोधा सिंह है, बोधा सिंह को भी भेज देता है। तो एम्बुलेंस में जगह कम होने के कारण, घायल होने के बावजूद लहना सिंह, बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठा देता है कि आप बैठ जाइए। सूबेदार कहता है कि लहना सिंह तुम भी चलो, लेकिन लहना सिंह मना कर देता है कि नहीं, आप जाइए, सुबह टीम आएगी तो मैं तब आ जाऊंगा। उसको पता है यार उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है। सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था कर दिया। और अगली सुबह अखबार में लोग पढ़ते हैं कि सिख राइफल जमादार लहना सिंह घावों से मर गया। लहना सिंह की मृत्यु हो गई। अगली सुबह अखबार में लोग ये पढ़ते हैं। ये थी बेटा कहानी। एकदम ऐसी कहानी है प्रेम की कि अगर कोई बिल्कुल जीवंत अवस्था में पढ़े, ध्यानमग्न होकर पढ़े, तो ये जो हाथों के रोए भी हैं ना, शरीर के पूरे हमारे रोए, ये खड़े हो जाते हैं कि कोई प्रेम ऐसा कैसे कर सकता है कि जिससे शादी नहीं भी हुई उसके पति की भी रक्षा कर रहे हैं और उसके बेटे की भी रक्षा कर रहे हैं। गजब है, गजब गजब गजब। देखिएगा, अब है बेटा पोल, जवाब देना है आपने इनके। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार का आपने नाम बताना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह या फिर उदय प्रकाश। जल्दी से बोलिएगा। उसने कहा था कहानी के कहानीकार, पता होना चाहिए बेटा, बताया भी आज ही की क्लास में, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप ना बता पाए। किसकी रचना है ये? तो बेटा ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की।
इसकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये रचना है। और ये कब प्रकाशित हुई थी बेटा? तो 1915 में ये प्रकाशित हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा ये बात ध्यान रखना कि इसके पात्र कौन कौन से हैं। जैसे हजारा सिंह इसका एक पात्र है। कौन है बेटा? हजारा सिंह इसका एक पात्र है। लहना सिंह इसका एक पात्र है। लहना सिंह। बोधा सिंह है। बोधा सिंह है, ठीक है ना। वजीरा सिंह है भाई, वजीरा सिंह। कीरत सिंह, ठीक है। सूबेदारनी। कहानी कहां से शुरू होती? तो अमृतसर से शुरू होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की और कहानी कौन कौन सी हैं? तो सुखमय जीवन इन्हीं की रचना है। सुखमय जीवन याद रखिएगा बेटा, ऐसे ही रिपीट करते हैं बार बार तभी याद होता है। सुखमय जीवन इन्हीं की रचना है। और बुद्धू का कांटा भी इन्हीं की रचना है। बुद्धू का कांटा ये भी इन्हीं की रचना है। ये दोनों कहानियां हैं। इसी तरीके से देखिएगा, कुछ इनके निबंध हैं बेटा। निबंध हैं जैसे मारे सी मोही को उठाओ। मारे सी मोही को उठाओ। मारे सी मोही उठाओ। कछुआ धर्म। कछुआ धर्म। और मारे सी मोही को उठाओ, कछुआ धर्म और पुरानी हिंदी। ये तीन याद रखिए। देवानाम भी महत्वपूर्ण है, पर ये तीन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हीं को आप याद रखिए। ठीक है ना, ऐसे बेटा रिपीट करते रहना है। सर अगला पोल दो। अरे जल्दी मत मचाया करो, क्या करोगे? पोल 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 खेल के। अगला पोल दो। ये जो चीजें बता रहा हूं ये यहीं से तो रिवीजन होता है पागल बच्चे। अभी तुम्हें तुम्हारा हित नहीं पता है। मैं खेल खिलाने थोड़ा ना तुम्हें लाया हूं कि तुम खेलोगे। पागल हो क्या? मूर्ख हो क्या? ये रिवीजन है बेटा। अगला पोल दो। मास्टर को पता है कैसे चलना है। धैर्य रखो। अब मैं ये सब रिवीजन ना कराऊं तो मैं बढ़ जाऊंगा आगे, मेरा क्या जा रहा है? समझा करो बेटा। समझ रहे हो ना? विकल्प संख्या ए इसमें सही है। ये चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, कोई खेल थोड़ा ना खेल रहे हो तुम कि हाँ मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। अगला खेल थोड़ी क्या है वो, पढ़ाई है। देखो अगला प्रश्न है बेटा कि उसने कहा था कैसी कहानी है, बोलिएगा। मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है, युद्ध विरोधी है, युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कैसी कहानी है जल्दी से बोलिएगा। उसने कहा था कैसी कहानी है, जल्दी से बताइए जी। पोल आ गया कि नहीं आया? अच्छा पोल नहीं दिया मैंने, क्षमा चाहता हूं जी। उसने कहा था कैसी कहानी है। जी जी जी। सर 11th का हिंदी मीडियम का उदय बिहार 2026। क्या कुछ कहना चाह रहे थे? एक बार देख लेता हूँ, रुको। कैसे आएगा अब? सर क्लास 11th का हिंदी मीडियम का उदय बिहार 2026 गौरव बिहार का बैच कब से चालू होगा? उदय बिहार गौरव बिहार का बैच कब से चालू होगा, प्लीज बता दीजिए। गौरव बैच तो चालू हो गया है बेटा। गौरव बैच तो चालू हो गया है। बाकी जो उदय बैच है ये 23 तारीख से चालू होना है। ठीक है। हम्म। सर स्कूल में एग्जाम है। हम्म। अब दे दो बेटा, स्कूल का एग्जाम भी दे आओ। बाकी 12वीं में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे।
69% नंबर 69% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। अश्विनी कुमार, सोनाली, नरसिन खातून, कुमार सर्वेश, कलश कुमार, अमन, प्रिंस, पीयूष, क्या है ये, शालिनी कुमारी और विवेक यादव। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है बेटा, कह रहा है कि कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह, लहना सिंह, कीरत सिंह ये लहना सिंह का भाई था, लहना सिंह का चाचा था, लहना सिंह का भतीजा था, या फिर लहना सिंह का साथी था? बोलेगा जी। जल्दी जल्दी से बताइएगा बेटा। जो कीरत सिंह है ये लहना सिंह का भतीजा था। लहना सिंह का भतीजा था भाई, विकल्प संख्या सी इसमें सही है, लहना सिंह का भतीजा। ठीक है ना? पोल स्टॉप कर दें, दे दिया होगा सभी ने उत्तर, दे दिया होगा सभी ने उत्तर जी। बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? यह है एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, उसने कहा था, या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी, जल्दी से बोलिए, हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो बेटा ये है उसने कहा था। इन दोनों के लेखक की आपको खास आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। ठीक है ना? क्योंकि ये आपके सिलेबस में पूछा नहीं जाएगा। वैसे हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है एक टोकरी भर मिट्टी, पहली कहानी, पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी नहीं, हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की कहानी है, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसी तरीके से इंदुमती के बारे में तो बताया जा सकता है, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूं जो आपके पेपर में नहीं आनी है। ठीक है ना? ये विकल्पों तक ही सीमित है, इनसे संबंधित कोई खास अलग से प्रश्न नहीं आएगा, बताइए इसके लेखक कौन है, ऐसा नहीं आएगा। विकल्प संख्या सी इसमें सही है। 93% बच्चों का उत्तर सही है। सर पोल नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है यार? सर पोल शो नहीं हो रहा है, मदद कीजिए। अब मैं इस क्लास में तो कुछ नहीं कर पा यार, ऐसा क्यों हो रहा है पर? क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक बार पता कर लिया था, तो वो कह रहे थे कि नहीं सर जाना तो चाहिए। आदित्य बेटा ब्लॉक करवा दूंगा, ध्यान रखना। आयुषी 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 बहुत हो गया तुम्हारा, ब्लॉक करवा दूंगा अगला एक भी मैसेज आया तो। फिर जितना ये बैच लिया है ना, रोते रहना फिर। पढ़ ले आयुषी, हद है। एक भी मैसेज ना आ जाए, ध्यान रखना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, प्रेमचंद युग के, या फिर इनमें से कोई नहीं? कहानीकार की बात कर रहे हैं बेटा, प्रेमचंद युग के ही कहानीकार इन्हें मान लिया जाता है। हालांकि इनका समय था 1915 के आसपास का, तब इन्होंने मुख्य रूप से कहानियां लिखी थी। प्रेमचंद का समय भी तब तब लगभग लगभग शुरू हो जाता, तो प्रेमचंद युग ही माना जाता है ज्यादा सटीक। विकल्प संख्या सी जी। आगे देखिएगा, गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य का विकास किस काल में हुआ, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। गद्य का विकास किस काल में हुआ? जल्दी से बोलिएगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, या फिर आधुनिक काल? गद्य का विकास किस काल में हुआ? आधे मिनट का समय दीजिएगा, मैं जल पी लूं।
तो प्रश्न है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य का विकास किस काल में हुआ? बेटा गद्य का विकास हुआ आधुनिक काल में। गद्य का विकास हुआ बेटा आधुनिक काल में। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में भी कुछ छुटपुट गद्य की रचनाएं होती हैं, कहीं कहीं हमें कुछ कुछ रचनाएं देखने को मिलती हैं, पर जो मुख्य विकास हुआ गद्य का वो आधुनिक काल में ही हुआ। ठीक है ना, वो नगण्य ही थी रचनाएं इस काल में। तो आप लोगों ने उत्तर दिया होगा विकल्प संख्या डी। बहुत कम उत्तर आया, हालांकि ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न हम कह सकते हैं। ठीक है ना, जो इससे पहले वाला प्रश्न था ये तो थोड़ा कठिन था, कोई बात नहीं, कम बच्चों ने उत्तर दिया, ये प्रश्न थोड़ा कठिन भी था। आगे देखिएगा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? आज ही की कक्षा में ये बात मैंने आपको बताई थी जी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पोल जल्दी आ जा रहा है। पोल अगर जल्दी भी आ जा रहा है बेटा तो फिर इंतजार करो, वही वाला क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। अगर आपको पोल दिख गया, कई बार ऐसा होता है ना 8-10 सेकंड के आसपास का डिले चलता है इस लाइव क्लास में, तो पता नहीं चलता हम लोगों को भी कि यार कब देना है कैसे देना है, तो हम दे रहे हैं पोल। आप देखिएगा जैसे ही अगला क्वेश्चन दिख रहा है फिर उसका उत्तर दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग या फिर 7 भाग? तो ध्यान रखिएगा 5 भागों में ये कहानी बटी हुई है। विकल्प संख्या सी इसमें सही है। कौन सा विकल्प बेटा? सी विकल्प इसमें सही है। उत्तर दे दिया होगा आप लोगों ने, 5 भागों में कहानी बटी है। अगला देखिएगा, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? किसी कहानी को महान कौन बनाता है? कहानी का उद्देश्य, कहानी की रचना शैली, कहानी की घटना, या फिर इनमें से कोई नहीं? कहानी को महान कौन बनाता है बताइएगा जल्दी से। कहानी को महान कौन बनाता है? तो बेटा कहानी को महान कहानी का उद्देश्य बनाता है। कहानी का उद्देश्य कहानी को महान बनाता है। ठीक है ना, कहानी ये विकल्प मैंने गलत लगा दिया, ये था ये वाला विकल्प था, मैंने इसमें सी टिक कर दिया। अब मैं इसको जाके सही भी नहीं कर पाऊंगा। कहानी का उद्देश्य। आगे देखिए, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था बेटा बताइएगा। 7 जुलाई 1783, 7 जुलाई 1883, 9 जुलाई 1803 और 9 जुलाई 1903। अब बेटा अगर आपको ये याद ना भी हो तब भी आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ऐसे आपको ये तो पता है ना 1915 में इनकी एक कहानी प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है उसने कहा था। जब अगर 1915 में कोई कहानी प्रकाशित हुई है तो इतने पहले तो उनका जन्म नहीं होगा यार। 1783 इतने पहले तो नहीं होगा ना जन्म, तो ये वाला विकल्प तो कट जाएगा। 1783 1903 में भी नहीं हुआ होगा क्योंकि सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में वो इतनी तगड़ी कहानी लिख देंगे, थोड़ी सी ये बात पचती नहीं है, ये भी कट गया। 1803 भी बहुत पुरानी बात हो गई यार, कम से कम 100-110 साल सामान्य रूप में इतना कोई नहीं जीता, तो ये वाला भी कट जाएगा। 7 जुलाई 1883। ठीक है, वैसे आपको ये याद भी रहना चाहिए लेकिन विकल्पों के माध्यम से भी आप इसे कर पाएंगे। विकल्प संख्या बी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर बी। 80% बच्चों ने उत्तर दिया भी एकदम सही है। बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, एकदम बढ़िया उत्तर आप दे रहे हो। अगला प्रश्न आ गया है आपके लिए कि सुखमय जीवन किसकी कहानी है? बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, या फिर इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिएगा जी। सुखमय जीवन, मैंने आपको बताया था कि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये सब कहानियां किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हैं। इसी तरीके से मारे सी मोही को ठाव, कछुआ धर्म और देवानाम प्रिय, इसी तरीके से डिंगल भी इनका एक निबंध है और पुरानी हिंदी, ये इनके महत्वपूर्ण निबंध है। विकल्प संख्या 20 का सही था, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, 92% बच्चों ने उत्तर एकदम सही दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब बेटा ये पोल वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है, पोल वाले क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब आए हैं आपके पास लिखित प्रश्न उत्तर। ध्यान रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में कैसे आते हैं वो अब आपको यहां से पता चलेगा। प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में
युद्ध का वर्णन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेटा 5 भागों में ये बटी हुई है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी है और इसके 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। कितने भागों में किया गया युद्ध का वर्णन? तो 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। मूल कहानी को जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा एक बार, आगे देखिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। कहानी के पात्रों को देखते हैं। कहानी के पात्र कौन कौन है? एक तो है बेटा सूबेदारनी। सूबेदारनी कौन है? तो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है और इस कहानी की नायिका भी यही है। लहना सिंह की बात करेंगे तो यह है बेटा सिख राइफल्स का जमादार। सिख राइफल्स का जमादार है ये। हजारा सिंह कौन है? तो सूबेदारनी का पति एक फौजी है या फिर कह लें कि सूबेदार है। ठीक है। वजीरा सिंह कौन है? वजीरा सिंह ये बेटा पलटन का विदूषक है। विदूषक कौन होता है? जो सबको हंसाता है, ये पलटन का विदूषक है। आगे देखिएगा। बोधा सिंह कौन है? सूबेदार का बेटा तथा फौजी। सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा है, यानी कि लहना सिंह की प्रेमिका का बेटा है और एक फौजी भी है। आगे देखिएगा। कीरत सिंह की बात कर रहे हैं। कीरत सिंह भी कौन है? कीरत सिंह फौजी नहीं है यार, कीरत सिंह भतीजा है। कीरत सिंह भतीजा है, भतीजा। ठीक है, कीरत सिंह भतीजा है, ये फौजी नहीं है। आगे देखिएगा। महासिंह, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा भाई। महासिंह भी कोई था क्या इसमें? इसको एक बार चेक कर लेना। लप्टन साहब हैं, ये एक फौजी हैं जो कि जर्मन थे बेटा। ये जर्मन थे और ये धोखाधड़ी कर रहे थे। ये इनके लप्टन साहब की वेश में, यानी कि इन्हीं की टीम में जो थे, तो उसी के कपड़े पहन के ये आ गए थे और इन्होंने बरगला दिया था सभी को। अतर सिंह सूबेदारनी का मामा है। तो ये बाद वाले तो ऐसे खास महत्वपूर्ण नहीं है। लप्टन सिंह आ सकता है। आगे देखिएगा, ये पात्र महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ शालू। ये बात महत्वपूर्ण है बेटा। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ शालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई बताइएगा। तो क्या प्रतिक्रिया हुई भाई उसकी? यह सुनते ही लहना सिंह वज्रपात सा, लहना सिंह पर वज्रपात सा होता है, जैसे कि वज्र उसके ऊपर पड़ गया हो, और उसे बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। घर लौटते समय वह किसी को नाली में ढकेलता है तो किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है। कोई दुकानदार है, ठीक है ना, उसकी छाबड़ी है, छाबड़ी गिरा देता है। किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है। किसी कुत्ते पर को पत्थर मारता है, किसी कुत्ते को पत्थर मार देता है और सामने आती हुई वैष्णवी को टक्कर मारकर उससे गाली खाता है। ऐसी स्थिति हो गई उसकी, बिल्कुल पागल सा बर्ताव कर रहा है वो, एकदम गुस्से में अपनी सुध बुध खो बैठा है। आगे देखिएगा। अगला है बेटा जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। कि जिनकी मृत्यु कैसे होती है? निमोनिया से होती है, तो उन्हें मुरब्बे नहीं मिलते, आंवले के बनते ना, वो नहीं मिलते उन्हें। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? देखिएगा। वजीरा सिंह इस कथन का, जब मुरब्बे जमीन वाला भी हो सकता है कि जमीन भी मिलती थी ना। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि यहाँ युद्ध के मैदान के बहुत ठीक कि युद्ध के आशय है कि वहां युद्ध के मैदान के बहुत अधिक ठंड पड़ रही। युद्ध के मैदान में कर लीजिए इसे, मैदान में बहुत अधिक ठंड पड़ रही है जो जानलेवा साबित हो रही है। इस स्थिति में लोगों को निमोनिया हो रहा है, पर लहना सिंह इस पर भी अपना कंबल जर्सी बोधा सिंह को दे रहा है। उसे इसके लिए कोई इनाम नहीं मिलने वाला, वह ठंड के कारण मर सकता है। उसे कोई दिक्कत नहीं है कि वो मर जाए तो मर जाए, लेकिन जो उसने वचन दिया है, उसने कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, तो वो उसको भूलता नहीं है और वो उसकी रक्षा करता है। आगे देखिएगा। कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये कौन कहती हैं? वहां की मेमे कहती हैं भाई। जो मेमे है वहां की, फ्रांस की जो मेमे हैं वो कहती हैं। मेमे का मतलब जो मैम है, मेमे यहां वर्णन आया तो मैं वही कह रहा हूं। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो वजीरा के इस कथन में फ्रांस की फिरंगी मैम की ओर संकेत किया गया है। आगे देखिएगा। ये है बेटा चैप्टर पूरा।
ठीक है ना। ये चैप्टर पूरा है और गृह कार्य मैंने आपको दिया था, मैं फिर से उसे रिपीट कर देता हूं। PWHW रहेगा बेटा आपका, PWHW यानी कि आपका होमवर्क रहेगा, और होमवर्क ये रहना है कि गद्य पद्य इसी तरीके से निबंध, ये गद्य पद्य और प्रतिपूर्ति, गद्य पद्य तथा प्रतिपूर्ति, गद्य पद्य तथा प्रतिपूर्ति, इन तीनों के ही लेखकों के नाम आपने याद करके आने, लेखक और उनकी रचनाएं। ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा, और वादा करके जाइए कि सर हम इस होमवर्क को पूरा करेंगे, हम इसे जरूर याद करके आएंगे। ज्यादा नहीं है, टोटल मिला के करीब 25 के आसपास रचनाएं हैं, इनको याद करना ही करना है बेटा। ये पेपर में आते हैं, समझो कि पेपर में आपने अपने 4 नंबर के आसपास पक्के कर लिए। कितने नंबर? अगर इतना आप याद करके आ गए ना, तो पेपर में आप अपने 4 नंबर पक्के करके आ गए हैं, इतना समझिएगा, ठीक है ना। फिर अगली क्लास में मैं आपको इन सारी रचनाओं की विधा बता दूंगा, फिर तो मजा आ जाएगा। इतना याद कर लिया मतलब बहुत कुछ कर लिया आपने, ये जरूर करके आना। सर वादा रहा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, इतना जरूर याद करके आना। फिर अगली क्लास में मैं आपको इन सभी रचनाओं की विधा बता दूंगा, खासकर ये जो गद्य की रचनाएं हैं इनकी विधा। उनमें कोई कहानी है, कोई डायरी है, कोई निबंध है, ठीक है ना, कोई ललित निबंध है, इस तरीके से अलग अलग रचनाएं हैं, कोई भाषण है, कोई ऐतिहासिक पत्र है, वो सब मैं आपको बता दूंगा कि किसकी क्या विधा है। अच्छा, एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि बेटा आप लोगों के बिहार बोर्ड में कुछ पता नहीं ऐसा क्यों है यार, कि YouTube में मैं कुछ कुछ वीडियोस देखता हूं, वहां शिक्षकों के द्वारा यह बताया गया है कि जो ये गद्य है ना बेटा, इसमें अलग अलग रचनाएं हैं, तो उनकी वो क्या बताते हैं, विद्या बताते हैं, विद्या कि जी इसकी विद्या है कहानी, इसकी विद्या है डायरी, इसकी विद्या है निबंध, और इसकी विद्या है भाषण। इस तरीके से उन गुरुजन को प्रणाम कीजिएगा और ससम्मान उनसे ये कहिएगा कि गुरुदेव विद्या नहीं होता है, विधा होता है। पता नहीं यार बिहार बोर्ड में ऐसा क्या चक्कर है, विद्या, अरे विद्या तो यहाँ कोई शब्द ही नहीं आता। विद्या से क्या मतलब है, विधा 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 विधा, लेखन शैली, किस शैली में लिखा गया है, विधा होता है। और ध्यान रखिएगा ये गलती आप भी मत कीजिएगा, मैं बहुत सारी वेबसाइट पर भी इस चीज को देख रहा हूं, विद्या, अरे क्या यार बच्चों को पागल बना रहे हो तुम, वेबसाइट पर छाप रहे हो। अब कोई भी बच्चा आएगा तो यार देखेगा, वो भाई नहीं जानता तो वो विश्वास करेगा ना कि हाँ विद्या ही होता होगा, अब वो वही याद कर लेगा। और एक बार जो याद कर लिया जाता है ना, वो फिर भुलाया नहीं जाता, खासकर नेगेटिव वाली बात नहीं भुलाई जाती है, पॉजिटिव तुम भूल जाओगे, पर जो नेगेटिव है ना वो देर तक रह जाता है हमारे साथ। बिल्कुल। हाँ सर, पीपीटी में जोड़ भी दीजिएगा। क्या जोड़ना है बेटा पीपीटी में, क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है, क्यों कह रहे हो पीपीटी में ये सब लेखक और उनकी रचनाएं, ये कह रहे हो क्या? ये जो मैंने आपको आप ही के सिलेबस में, जब आप अपना बैच ओपन करेंगे तो जहां मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया है ना, उस वाली में मैंने आपको सिलेबस लिख के दिया, आप वहां से नोट कर लो अपनी कॉपी में और वहां से याद कर लो, ठीक है। और कोई बात तो नहीं रही? डाउट सेक्शन के लिए बच्चे कह रहे थे कि सर डाउट सेक्शन चेक कर लीजिए। हाँ, प्रतिपूर्ति क्या होता है बेटा, 3 चैप्टर आपके सिलेबस में ऐसे लगे हैं जो प्रतिपूर्ति के लगे हुए हैं। पहले ऐसा था कि प्रतिपूर्ति से प्रश्न नहीं आते थे, प्रतिपूर्ति मतलब पूरक के रूप में कह लीजिए। 3 रचनाएं हैं, पढ़नी होती हैं, ये भी गद्य की ही रचनाएं हैं, ये फॉरेन राइटर्स की रचनाएं हैं, अनुवाद की गई, तो वो आपने पढ़नी होती है। मैम का मतलब, अरे सर और मैम होता है ना, तो वहां की जो मैम है वो उनकी बात कर रहे हैं, जो मैम है। मैम क्या होता है, सागर ने पूछा, ठीक है। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया एक बीमारी होती है बेटा, निमोनिया, टाइफाइड और इसी तरीके से डेंगू, ये सब बीमारियां होती है ना, वही बीमारी है एक निमोनिया। ये क्या, छाबड़ी का क्या अर्थ है? छाबड़ी एक कोई दुकानदार होगा बेटा, कुछ सब्जी वब्जी या दूध वूध वाला है, तो उसकी छाबड़ी गिरा दी है,
सर नोट नहीं करेंगे क्या? नोट उतना ही कीजिएगा बेटा, शॉर्ट नोट्स मैंने आपसे कहा ना, शॉर्ट नोट्स वो जो लेखक परिचय वाला था उतने बनाइए, मैंने आपको बता दिया क्या क्या लिखना है। उसके अलावा ये जो कहानी थी इसका सारांश लिख लीजिए, इसके पात्र कौन कौन है वो लिख लीजिए, और कहानी को अपने दिमाग में फ्रेम कीजिए। बहुत ज्यादा नोट नहीं करना होता। किताब से नोट्स बनाते समय बच्चे क्या गलती करते हैं, दूसरी किताब बना देते हैं, एक किताब के नोट्स बनाते बनाते दूसरी किताब बना देते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। आगे देखिएगा, सर प्लीज सर मेरे पास पोल नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। मैं फिर भी एक बार कहूंगा अपनी टीम से कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। सर प्रतिपूर्ति का बुक भी है क्या? नहीं बेटा, ये जो दिगंत पुस्तिका है उसी में प्रतिपूर्ति लगी हुई होगी मेरे ख्याल में। जो दिगंत पुस्तिका है ना उसी में प्रतिपूर्ति लगी होगी, बाकी अलग से अगर नहीं है ना आपकी किताब में तो आप परेशान मत होइएगा बेटा। सिर्फ 3 रचनाएं मैं कराऊंगा ना उन्हें, उनकी पीडीएफ भी डलवा दूंगा, ठीक है ना, उनकी पीडीएफ भी मैं डलवा दूंगा। अच्छा एक काम और कर दूं तुम लोगों के लिए, 1 मिनट रुक जाओ, पूछने से पहले मैं देख लूं उसमें किसी का लोगो तो नहीं लगा। लोगो लगा होगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि तुम तो कह दोगे हाँ। बेटा मुझे अब तुरंत क्लास छोड़नी भी पड़ेगी। ठीक है ना, और किसी का कोई है तो मैं एक बार देख लेता हूँ। सर लहना सिंह और हजारा सिंह का दोनों का अलग अलग स्टोरी है क्या? एक ही कहानी में तो आए हैं बेटा सब। जी, मैं एक काम कर सकता हूँ बेटा कि ये जो किताब है ना आपकी दिगंत, इसके जो चैप्टर्स हैं ओरिजिनल वो मैं आपके ऐप में डलवा सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं ये कर दूंगा, कैसा रहेगा? सर आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे हैं। देख रहा हूं बेटा, अगर किसी का मैसेज छूट भी जाता तो उसे यार ऐसे मत लो कि यार ये तो मास्टर देखता ही नहीं, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं बेटा पढ़ाते रहूं, और जब पढ़ाने के बाद अगर इधर को मुड़ता हूं तो मुझे जो कमेंट दिख जाता है मैं वो देख लेता हूं। कोई मेरा ये थोड़ी क्या है कि मैं आपसे गुस्सा हूं या मैं आपका नहीं देखूंगा वो नहीं देखूंगा, ऐसा थोड़ी क्या है, ठीक है ना। देख ही रहा हूं बेटा, ऐसा आक्षेप मत करो यार, दिल को बात चुभती है। विदूषक क्या होता है? जो सबको हंसाता है। 6 दिन क्लास 7 दिन में नहीं ले सकते, क्या कह रहे हैं? 6 डेज क्लास 7 डेज में नहीं ले सकते? ले सकते हैं बेटा, अगर एक आध दिन को स्किप करके हाँ ले रहे हो ले लो। सर इस सब का नोट्स कैसे बनाएं? शॉर्ट नोट्स बनाओ, बताया मैंने आपको, जैसे मैंने बताया था ना शुरुआत में लेखक परिचय, उतना सा लिखो, कम कम लिखो। हम लोगों को भी समरी लिखकर प्रैक्टिस करना है क्या? हाँ खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, अलग से नोट्स मत बनाओ समरी का, लेकिन ये कोशिश करो कि 100-150 शब्दों में समरी लिख डालो, बस इतना सा कर लो, ठीक है ना। प्रसाद का मतलब बता दिया था आपको, सब करवा दिया, ठीक है ना। जी तो बेटा आज की क्लास को अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसे पढ़ के जरूर आइएगा। यस सर डलवा दीजिए पक्का? ये सभी का कहना है क्या? सभी का कहना है कि बुक डलवा दीजिए? बोलिए, सभी का कहना है क्या कि बुक डलवा दीजिए? जी। हम्म। चलिए तो बेटा इतना ही करते हैं आज के सेशन में, ठीक है ना। हाँ मैं डलवा दूंगा बेटा, डलवा दूंगा डलवा दूंगा डलवा दूंगा। जी हाँ, तो इतना ही करते हैं आज के सेशन में। बाकी आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए बेटा, बात के लिए बैकलॉग मत छोड़िए, अभी से करते रहिए, ठीक है ना। अभी से जान लगा के पढ़िए, तभी पेपर में अच्छे नंबर लाओगे। लास्ट टाइम पे जाके पढ़ोगे तो फिर चीजें नहीं होंगी, सब बेकार हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बेटा, बाय बाय।